फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बॉल दिया हुआ है जो 2 kg मास की है, इनिशियली 2i कैप प्लस j कैप वेलोसिटी से मोशन कर रही है। वो दूसरी बॉल 4 kg से जो कि रुकी हुई टकराती है। कोलिजन के बाद लाइटर बॉल जो है वो रुक जाती है, तो वेलोसिटी हेवियर बॉल की बतानी है। तो देखो 2 kg की बॉल की स्पीड आपको दी गई है u1, 4 kg की बॉल की स्पीड ये रेस्ट पे थी। कोलिजन के बाद क्या होता है, 2 kg की बॉल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो 4 kg की बॉल की स्पीड हम मान लेते हैं v2। अब मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो इसमें मास 2, वेलोसिटी कितनी है 2i के प्लस 4j के, फिर 0, फिर m1 0 कर दो और इधर कर दो 4v2। तो इससे v2 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4i प्लस 2j के बाई 4 मीन्स 1i के प्लस हाफ j के। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो ये सिंपल आपको ध्यान रखना है, हर तरह की कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड है। तो यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से आप दोनों के मोमेंटम सिस्टम के इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल करके फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है 1 से 2 4 तक, तो आपको बताना है वर्क डन अगर इस फोर्स का 0 है तो अल्फा क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, फोर्स का वर्क क्या होता है Fx डेल्टा x प्लस Fy डेल्टा y, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, x कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2 से 1, y कंपोनेंट है अल्फा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 2 से 4, है ना, तो 1 से 2 और 2 से 4 y में। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वर्क 0 है, तो ये x कंपोनेंट का वर्क आएगा 2, इधर आ जाएगा 2 अल्फा 0, इसको सॉल्व करें तो अल्फा कितना आएगा -1, फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पेंडुलम को रिलीज किया गया हॉरिजॉन्टल से और बाद में रेडियस धागे की लंबाई 4 मीटर है। जब ये बी पॉइंट तक आता है 95% एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है एयर रेजिस्टेंस में। देखो यहाँ पे 100% एनर्जी थी, तो यहाँ पे किस फॉर्म में थी 100% पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ केवल 5% बचेगी, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। बाकी 95% किधर चला गया, 95% लॉस में चला गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5% जो है 100% एनर्जी का 5% बचा, मतलब जो यहाँ एनर्जी है हम बोलेंगे इनिशियल एनर्जी जो है उसका ओनली 5% पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ, फाइनल एनर्जी में। अब इनिशियल एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल, और बाद में क्या बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो देखो 5% यानी कि 5/100 mgh इज हाफ mv²। तो इससे आपका v आ जाएगा 5gh/50। तो इसको आप ये कैंसिल कर दो, h की वैल्यू 4 दिया हुआ है भाई, हाइट तो इसी को बोलेंगे ना अपन। ये जो है ऑब्जेक्ट कितना नीचे आएगा, 4 मीटर नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल √4 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। ओके बच्चों, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। इंजन लिफ्ट करता है 90 टन कोल को पर आवर 1 घंटे में, ठीक है, और कहां से 200 मीटर की डेप्थ से। तो आपको बताना है कि पावर ऑफ इंजन क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क को क्या लिखूंगा मैं mgh, क्योंकि जो यहाँ सारा वर्क हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली देखो वर्क होता है डेल्टा u प्लस डेल्टा k। अब यहाँ जो सारा वर्क हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, mgh, है ना, और डेल्टा k तो 0 आ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिए, तो आपको डेल्टा k 0 मानना है। अब इस केस में हमारा ये आ गया। अब इसको ऐसा करते हैं m/t को एक साथ रख के gh यहां लिख देते हैं। अब देखो m/t मास कितना दिया है 90 टन, 1 टन में होता है 1000 kg। टाइम कितना दिया पर आवर यानी कि 1 घंटा, इसमें होते हैं 3600 सेकेंड्स। g की वैल्यू 9.8 मानेंगे और h, ठीक है, h कितना दिया आपको 200 मीटर, ठीक है, ये 200 यहाँ पे। तो इससे आपका आंसर बनेगा, देखो एक बार तो अपन ये
2 जीरो खत्म कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये 9 से कटेगा 4 बार, ये 9 से कटेगा 100 बार, फिर ये कटेगा 25 बार, फिर 25 तो 50, 9.8 5000, तो ये आ जाएगा 49 और उसके बाद आ जाएगा 10⁻³ वाट, तो 49 किलोवाट। फोर्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन क्या होता है, mgh यानी कि एनर्जी चेंज डिवाइड बाय टाइम। फिफ्थ, एक ब्लॉक को सस्पेंड किया एक वायर से, लिफ्ट जो है नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। देखो एक सिंपल सी बात समझते हैं, mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो सबसे पहले तो एफ नेट बराबर क्या होता है, ma, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, mg माइनस टी बराबर ma। इससे टेंशन कितना आ जाएगा, mg माइनस ए, ये तो टेंशन आ गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इस केस में जो वर्क होता है वो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा किसका, टेंशन का बताना है, तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब टेंशन की वैल्यू कितना है, mg माइनस ए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर, कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 डिग्री एंगल बन रहा है ना इसमें, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में तो ये -1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर आपका आंसर आएगा हाफ mg माइनस ए टी स्क्वायर और एक माइनस। अब इस माइनस को अगर आप अंदर लोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, हाफ m a माइनस जी ए टी स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फिफ्थ में, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में आपको बोला है कि एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x कंप्रेशन के लिए u है, तो एक्सटेंशन जब 2x का होगा, देखो कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो, स्प्रिंग एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर मान लो x इसमें कंप्रेशन हो तब एनर्जी इतनी, और जब u डैश निकालेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि अब इसको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो तो आपके पास इधर x स्क्वायर इधर 4x स्क्वायर, ये कटेगा तो आपके पास u डैश कितना आ जाएगा बेटा, 4u सेकेंड आंसर, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर उसके बाद आते हैं हम हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन बोल रहे हैं बॉल कोलाइड करती है हेड ऑन एक मैसिव बॉल से, तो ये अपनी 1/4 एनर्जी को जो है वो लॉस कर देती है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, देखो एक दीवार से जब बॉल आती है v स्पीड से तो हमें पता है वापस वो ev स्पीड से बाउंस बैक करेगी। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें एनर्जी लॉस कितना है, 1/4 काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो 1/4 तो लॉस हुआ तो बची कितनी, 3%, 3/4 बचेगी। तो k फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल वो होगी 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इसमें क्या आता है, हाफ mv डैश स्क्वायर इज 3/4 ऑफ हाफ mv स्क्वायर, तो v डैश बराबर √3/8v, ये हो जाएगा इसमें। अब इस केस में हमारे पास जो √3/2, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो √3/2। अब इसमें कंपैरिजन हम करें तो v डैश तो ev होता है, तो इसका अंदर v डैश की जगह मैं ev लिख देता हूं तो v से v वापस कट जाएगा, तो आपके पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, फोर्थ आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ 7th का, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं 8th में आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है उसकी मैकेनिकल एनर्जी E है, U डिनोट करता है पोटेंशियल और K डिनोट करता है काइनेटिक को, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है ना। देखो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के क्या होता है, टोटल एनर्जी। अब हमें यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो तो नहीं होती, जीरो से कम नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, तो हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना काइनेटिक। तो काइनेटिक को मैं E माइनस यू लिख दूं क्या, है ना, इसका मतलब E ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू, ये बात सही है।
मतलब जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू हमेशा U से ज्यादा होगी या U के बराबर होगी, ठीक है। U से कम तो नहीं हो सकती। तो अब अपना कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? देखो एनर्जी U से ज्यादा रहेगी या बराबर है, U से कम नहीं करना है। तो इस सेकंड ऑप्शन में एनर्जी को U से कम कर रखा है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा था पॉसिबल नहीं है वो कौन सा, तो आपका सेकंड ऑप्शन टिक हो जाएगा इसमें, है ना। बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना। जैसे अपन एसएचएम की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं वहां 0 से लेके 50 तक वेरी करती है, ठीक है। अब पोटेंशियल को मैं एक बार रेफरेंस मान लेता हूं कि जब काइनेटिक 0 है तब पोटेंशियल मान लो 100 है, और जब काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मान लो 50 है, इस रेंज में। तो देखो टोटल कितनी आएगी 100, यहां भी टोटल 100, तो टोटल एनर्जी तो 100 के बराबर है हर वक्त। अब काइनेटिक कितनी है, केस ई से कम है, बिल्कुल सही बात है। और ये यहां भी काइनेटिक तो ई से कम है, पोटेंशियल जो है वो ई के बराबर हो सकती है या कम रहेगी। तो पोटेंशियल ई से कम है वो ठीक है, क्या पोटेंशियल ई से ज्यादा निकली? क्या नहीं निकली ना। अगर मैं इस एग्जांपल के लिए चलो यू को नेगेटिव रेंज में मानता हूं कि काइनेटिक 0 से मान लो 50 तक वेरी करती है, और पोटेंशियल एनर्जी मान लो -50 टू -100 वेरी करती है। अब इसमें टोटल एनर्जी क्या आएगी, -50, और यहां भी -50। इसका मतलब अब देखो काइनेटिक जो है वो अभी भी एनर्जी से ज्यादा है, टोटल एनर्जी से ज्यादा है, तो काइनेटिक टोटल एनर्जी से ज्यादा पॉसिबल है, काइनेटिक टोटल से कम पॉसिबल है। दोनों केस यहां समझा दी मैंने। ये मैं रेफरेंस ले रहा हूं एसएचएम का। एसएचएम में थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक मिनिमम होती है और पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो मैंने दो एग्जांपल ले लिए रेंज समझाने के लिए। तो देखो फर्स्ट केस में केस 1 अगर कंसिडर करें तो काइनेटिक की वैल्यू एनर्जी से कम है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी से कम भी तो ना 50 और ये इधर 100, तो ये फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है। काइनेटिक जो है वो ई से ज्यादा कम हो सकता है, वो यहां पॉसिबल है। एक दूसरा माना उसमें काइनेटिक जो है वो ई से बड़ा आ रहा है। कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, उस बात को यूज कर लो, आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपन हमारे 9th क्वेश्चन पे। एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स हैज एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। गलत। रस्सी का टेंशन उसकी कोई पोटेंशियल नहीं होती, नॉर्मल रिएक्शन उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। फ्रिक्शन लॉस करता है हीट के फॉर्म में, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है किसी और एनर्जी में। तो मैकेनिक्स में हर जो फोर्स है उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कुछ फोर्स में होती है, जैसे स्प्रिंग फोर्स की एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फोर्स की एनर्जी होती है, कुछ फोर्स की एनर्जी होती है, कुछ की नहीं होती। यहां एवरी बोल दिया, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इन इलास्टिक कोलिजन इज वैलिड एट एवरी इंस्टेंट। गलत। हर इंस्टेंट पे वैलिड नहीं होता। ध्यान रखो कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस होके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है ना। कोलिजन के दौरान काइनेटिक लॉस होके किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल में। तो इसका मतलब यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। एवरी इंस्टेंट बोल दिया ना, इस वजह से ये गलत हो गया। हाँ ये बोलते कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, फिर तो ठीक था, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस केस में ये ना तो ए सही है ना बी सही है, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा 9th का। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं 10th की कि सीएलसी सक्सेस अचीवर के एक पेज को पलटने के लिए 10⁻³ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी जो है 10⁻³ जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ना, तो अभी सॉल्व करो 1/1.6 10⁻16 EV। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो याद आएगा, इसको इधर 10 कर दो, इधर 15 पावर कर दो, तो सॉल्व करने पे 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन? 10th का फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी और डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग का ग्राफ, बिल्कुल सा आसान सा कंसेप्ट है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ kx², और u डिपेंड किस पे कर रहा है, x² पे। तो x² का ग्राफ हमेशा फिर ऐसा बनेगा, पैराबोला, ठीक है, ये u और इधर x।
तो पैराबोला मतलब फास्टली इंक्रीजिंग पैराबोला। ग्राफ के कंसेप्ट एक बार मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। आप हमेशा पावर देखो, जैसे आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट y और x में अगर आपको ग्राफ बनाने हो, अगर y और x में आपको ग्राफ बनाने हो तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर y x की सिंगल पावर पे डिपेंड करता हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। y अगर x की डबल पावर पे ग्राफ डिपेंड करता हो तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोला। कौन सा पैराबोला? जो फास्टली इंक्रीज होगा, फास्टली इंक्रीज, ठीक है। y अगर रूट x पे डिपेंड करे तो ये भी है पैराबोला, लेकिन कौन सा वाला? ये स्लोली इंक्रीजिंग पैराबोला है। इंक्रीज तो ये भी हो रहा है, तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है, लेकिन ये रूट एक्स वाला धीरे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन थोड़ा नॉर्मल बढ़ता है, और ये तेजी से बढ़ता है। एक होता है 1/x, ये होता है हाइपरबोला, है ना। तो इनसे रिलेटेड ग्राफ के नाम याद रखना बच्चों, कई बार ग्राफ ना पूछ के वो नाम पूछते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है ग्राफ भी हो या नाम हो, तो यहां नाम वाला ऑप्शन है तो नाम हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन 11th में। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो 11th का फर्स्ट। फिर उसके बाद 12th में आपको बोला है कि रिजिड बॉडी जो है 4 kg एक फोर्स के अंडर किसी t टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करवाती है। फोर्स का वर्क क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, वर्क डन जो होता है ना वो डेल्टा के इक्वल होता है। डेल्टा के मतलब हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? t स्क्वायर बाई 2, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2t और डिवाइड बाई 2 यानी कि t आ जाएगा। तो v इनिशियल कितना हो जाएगा? v इनिशियल हो जाएगा आपके पास 2, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, t बराबर 0 पर, तो v इनिशियल हो जाएगा 0, फिर t हो जाएगा आपके पास v फाइनल बराबर 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ m का मतलब 4, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 जूल, ठीक है। तो 12th में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में आपको 2 ब्लॉक जो है उनको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और एक लाइट स्प्रिंग से जोड़ा गया है। स्प्रिंग जो है वो खिंची हुई नहीं है, नॉर्मल लेंथ में है। आपको बताना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले इस प्रोसेस में ना आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी नहीं लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल फोर्स है और सरफेस स्मूथ दी गई है, लिखा ना यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप इनिशियल मोमेंटम लिखो। 3 वाले की वेलोसिटी कितना है? -1, 6 वाले की वेलोसिटी +2। बाद में कॉमन मोमेंटम हमको निकालना है। देखो जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन आता है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन क्या होती है? स्प्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होगी और ये जो ब्लॉक है वो दोनों इधर v स्पीड से चलना शुरू कर देंगे। तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो v है उस इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आया होगा। तो इससे v की वैल्यू निकालो आप, कितना आ जाएगा? 12 - 3 डिवाइड बाई 9, v की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब इस दौरान देखो शुरुआत में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी पूरी लॉस हुई क्या? नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे पूरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग में स्टोर करवा देते हैं, वो गलत है। पूरी एनर्जी स्टोर नहीं करानी है, पहले आप देखो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बचेगी। तो हमने कॉमन स्पीड निकाली, इसके बाद हम आते हैं हमारे एनर्जी कंजर्वेशन पे कि जो लॉस होगा काइनेटिक में वो पोटेंशियल में गेन के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ 3 × 1 स्क्वायर, फिर इधर हाफ 6 × 2 स्क्वायर माइनस हाफ 3 + 6 × 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा इसमें देखो 3/2 और ये आ जाएगा आपके पास 12 और 3/2 यानी कि 13.5 में से ये कितना आ जाएगा आपका 4.5 माइनस करेंगे तो ये लॉस की, और इधर हाफ और 200 और एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो मैं इधर लिख देता हूं। ये आएगा आपके पास 100 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 9।
तो x कितना हो जाएगा 9/100 का स्क्वायर रूट यानी कि 3/10 यानी कि 0.3 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन 13 में, है ना। तो इसमें देखो बिल्कुल आसान से कंसेप्ट है, यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो सॉल्यूशन नोट करो बेटा। आगे बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि दो स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कौन सा किसको एसोसिएट करता है, कौन सा किससे लिंक होता है। लीनियर मोमेंटम सिस्टम इज जीरो। देखो लीनियर मोमेंटम सिस्टम जीरो होने के दो केस बन सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक 2 किलो और 1 किलो के ऑब्जेक्ट को मानता हूं, दोनों रुके हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे मोमेंटम भी जीरो है और यहां सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, ठीक है। दूसरे केस में 2 वाला तो इधर जा रहा है v स्पीड से, 1 वाला इधर जा रहा है 2v स्पीड से। अभी भी अगर आप नेट मोमेंटम देखोगे तो वो जीरो आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेट जो है वो जीरो नहीं आएगी, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट अगर ये बोलता है कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, तो मुझे क्या पता वो कौन से केस की बात कर रहा है। हो सकता है दोनों में से किसी भी केस की बात कर रहा हूं। तो लीनियर मोमेंटम तो दोनों में जीरो है, क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो कंफर्म बोल सकता हूं क्या मैं? इसका मतलब ए अगर सही है तो बी सही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ए अगर सही है तो बी का सही होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बी सही है, उल्टा बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये तो तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टिकल जो है वो रुके हुए हों। और अगर काइनेटिक जीरो है तो मोमेंटम जीरो होना ही पड़ेगा। मतलब अगर बी सही है तो ए सही होगा। तो हम ये बोलेंगे ए डज नॉट इंप्लाई बी। इसका मतलब ये है कि ए जो है उसमें सही होने पे बी का सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन बी जो है वो सही करता है ए को। तो बी एम्प्लाइज ए बट ए डज नॉट एम्प्लाई बी। तो आपकी दोनों बातें, यहां पे सेकंड ऑप्शन इतना तो सही है लेकिन बात का गलत लिख दिया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बी, तो बी में ए अंतर्निहित है तथा ए में बी अंतर्निहित नहीं है, ठीक है। मतलब ए सही हो तो बी सही होने की गारंटी नहीं है, लेकिन बी सही है तो पक्का ए भी सही होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा एक नई वैरायटी क्वेश्चन की जो आपको ध्यान में रखनी है। 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके बच्चों, अगले आते हैं 15th क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है कि एक बॉल को 100 मीटर की हाइट से गिराया है, तो 3 कोलिजन के बाद बॉल कितनी हाइट तक जाएगी। तो देखो सिंपल सी बात है, एक कोलिजन के बाद की हाइट होती है e²h, 2 कोलिजन के बाद की हाइट होती है e⁴h, 3 कोलिजन के बाद की हाइट होती है e⁻6h, यानी कि 1/2 की पावर 6h यानी कि 100। तो हो जाएगा 100/64। आंसर बनेगा 1.5625 अप्रोक्स। 15 का आंसर थर्ड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 16 क्वेश्चन पे। 16 में क्या है, एक मेन जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस की डिस्क पे खड़ा है जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो आपको ये देखना है कि आदमी कितनी दूर तक खड़ा रहे ताकि वो फिसले नहीं। तो जैसे मान लो पर्सन यहाँ खड़ा है, तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? μmg, है ना। तो μmg जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यानी कि m⍵²r, वो इस लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए, है ना। इसका मतलब r जो है वो लेस देन होना चाहिए μg/ω²। अब μg की वैल्यू कितनी है? म्यू है 0.4, g की वैल्यू 10 मान लो, ω² यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन पे। दो बॉल जो है वो इस तरह से जा रही है, तो इनकी वेलोसिटी ऑफ बॉल भी बताना आपको जब ये कोलिजन होगी तब, ठीक है। और कोलिजन का ए की वेलोसिटी दी है तो बी की बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल बराबर P फाइनल कर देते हैं। तो इनिशियल 2 वाले की वेलोसिटी क्या है? 2i + 4j। 4 वाले की वेलोसिटी 2i के, फिर उसके बाद 2 वाले की वेलोसिटी दिया 2i + 4j, 2i + 1j। तो 4 वाले की स्पीड बतानी है, इसको मैं v मान लेता हूं। अब मोमेंटम इक्वेशन से कितना आएगा? 4i और 8i, तो 12i केप प्लस 8j केप। इसको इधर लाके माइनस करोगे तो 4i - 2j बराबर 4v। तो ये कितना हो जाएगा? 8i + 6j केप, ठीक है, डिवाइड बाई 4। ये आ गया। तो आपके पास आएगा 2i + 1.5j, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। इसमें कोई कंफ्यूजन?
अगले क्वेश्चन 18 में आपको यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना है, 0 से 6 तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये एरिया के इक्वल होता है बेटा। तो एरिया इसका कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 5, ये ट्राइंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया 5, ये एक सॉरी इसका एरिया 10 आ जाएगा रेक्टेंगल का। ये एक रेक्टेंगल है, 5 साइड ये वाली है और ये 1 साइड ये है, तो ये भी एरिया 5, ये एरिया ये भी ट्राइंगल का 5, टोटल एरिया कितना आ गया 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा ना, ये देखो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, तो ये एक्चुअली ये वाला एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 10। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 1। फिर ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10। तो इन सब की वैल्यू मैंने वहां लिख दी, है ना। तो आपका एरिया आ जाएगा 25 जूल। फिर आते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन में आपको 4 kg का ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग पे गिरता है 15 सेंटीमीटर की हाइट से। तो आपको बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ स्प्रिंग जो है वो इतना कंप्रेस हुई होगी मैक्सिमम, यहां से x कंप्रेस होगी, तो ब्लॉक वापस रुक जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे आके इसकी v फाइनल स्पीड 0 जानी चाहिए, इनिशियल स्पीड भी 0 है। तो देखो जो भी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी वो तो 0 से 0 रही, तो फिर ब्लॉक की पोटेंशियल में जो लॉस आया वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो लॉस आया, लॉस इन ग्रेविटेशनल P बराबर डेल्टा U गेन इन स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी में गेन है वो यहां से आ जाएगा। अब लॉस पोटेंशियल में कितना आया, mg h प्लस x, और इधर गेन कितना आएगा हाफ k x स्क्वायर। अब एक बार अपन वैल्यू पुट करें तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 4, g की वैल्यू अपन 10 काम में ले तो 40 हो जाएगा। h कितना दिया आपको, h की वैल्यू बाद में रखेंगे, x हाफ, k कितना दिया 2000 और x स्क्वायर, तो ये 1000, ये तो आया 1000 और ये 40 से ये कटेगा 25 टाइम्स। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 25x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस h बराबर 0। अब इससे x के रूट्स निकालोगे तो रूट्स क्या आएंगे बेटा, रूट्स आ जाएंगे माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 25, ठीक है। ये तो आपकी इक्वेशन थी, ये तो है ना। अब इसके रूट्स जब आप यहां सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस, देखो h कितना दिया है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 100 और 15/100 लिखो यहाँ पे, और ये नीचे कितना आ जाएगा 50। सॉल्व करने पर आपका आंसर बनेगा 1 प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई 50, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, इधर लिख देता हूँ मैं 1 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 50, यानी कि एक तो आंसर आएगा आपके पास 5/50 और एक आंसर आएगा आपके पास -3/50। अब देखो कंप्रेशन तो ऑलरेडी कंप्रेशन, फिर नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है ना, एक्स तो अब खाली वैल्यू आएगी, तो 5/50 यानी कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिक तो आपकी इक्वेशन है, ये देखो ये है कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, बाकी उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट वाला पार्ट है। उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स आ जाती है इसमें जो आपको सॉल्व करनी है। ओके बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं अब हमारे 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने एक लाइट रिजिड रॉड से ऐसे अटैच किया हुआ है, तो इसको अगर हमें स्पीड देनी है तो कितनी देनी पड़ेगी ताकि ये अपना पूरा सर्कुलर मोशन कन्वर्ट कर पूरा करे। तो जब रॉड हो तो उस केस में आंसर होता है √4gl, और जब थ्रेड बंधा हो, स्ट्रिंग बंधी हो, तो आंसर होता है √5gl। अभी रॉड की बात करिए तो ये 4gl के हिसाब से सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसका आता है 21 बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ में 1/3 सर्कमफ्रेंस ये कवर करता है 3 सेकेंड में। देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो टोटल उसने
1/3, फिर नेक्स्ट 1/3 यानी कि 2/3 सर्कम्फ्रेंस कवर किया। तो एक सर्कम्फ्रेंस कवर करने में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। तो 2/3 पार्ट कवर कर लिया कितने सेकंड में? 3 सेकंड और 2 5 सेकंड में। तो टोटल आ जाएगा 4 पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो 4 पाई 15 यानी कि 21 का आंसर है 4। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं हमारे 22 क्वेश्चन पे। आपको एक फोर्स दिया है और उसमें ऑब्जेक्ट x 1 से 2 1 तक सरकाया जाता है। तो आपको वर्क डन बाय फोर्स बताना है। तो देखो वर्क डन क्या होता है? fx डॉट dx प्लस fy डॉट dy। fx हो जाएगा y डॉट dx x डॉट dy। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन को कॉमन दो और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x y का डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो देखो इसकी लिमिट क्या है? 1 2 से 2 1। तो इसका मतलब इसका आंसर x y ही आएगा और लिमिट रखेगी 1 2 से 2 1 तक। तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 2। आंसर अब भी क्या बनेगा? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th 22 का। फिर उसके बाद आते हैं 23 पे। 23 में आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ स्मूथ ट्रैक से फिसलता है और BC रफ पार्ट है। तो देखो यहाँ इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ये वाला पार्ट स्मूथ बोला गया है, तो यहाँ तो कोई लॉस नहीं होगा ना। तो वह एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सारी काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv² में। फिर फाइनली ऑब्जेक्ट कहीं दूर जाके रुक जाएगा। इसका मतलब वो सारी एनर्जी कौन खा गया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितनी एनर्जी खाया? फ्रिक्शन का वर्क डन, ठीक है। तो उसको अपन लिखेंगे म्यू mg, फ्रिक्शन की वैल्यू इनटू x। अब खाली वर्क का मैग्नीट्यूड लिख दो क्योंकि नेगेटिव वर्क है इसलिए तो लॉस आया। तो यह जाएगा mgx, m से m काटो, साथ में g भी कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x म्यू बराबर h बाई x। h कितना है? 1, x कितना दिया हुआ है? 8, तो 1/8 सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक ब्लॉक मास 5 kg का एक आइडियल पुली के ऊपर लटका हुआ है और अदर एंड जो है पुली का एक फोर्स से खींच रहे हैं, है ना, एफ लगा के। तो देखो ये एक 5 किलो का ब्लॉक है, दूसरी तरफ हमने फोर्स लगाया, ठीक है, एफ फोर्स लगाया, और ये बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इंक्रीज बाय 5 जूल इन 1 सेकेंड, है ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि रस्सी का टेंशन और ये सब क्या है। देखो दो केस हैं, या तो ब्लॉक नीचे आ रहा होगा या ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, है ना। तो अब इस केस में लेकिन हमने पुल किया है ना, ठीक है। तो पुल करने का मतलब क्या है कि ब्लॉक जो है वो ऊपर ही आएगा, हम रस्सी को पुल कर रहे हैं तो ब्लॉक का मोशन ऊपर हो जाएगा। तो इसका अंदर टेंशन जो है वो mg से ज्यादा है, तभी तो ऊपर एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक बार अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी, हाफ mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना है? हाफ 5v का स्क्वायर बराबर 5। तो v बराबर कितना आ जाएगा? √2। अब v बराबर क्या होता है? u + 80। तो v है √2, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू है बतानी है, और t की वैल्यू 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा? √2। अब a बराबर √2 के बाद अगर अपन बात करें तो देखो इसको एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t - mg बराबर m, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा? mg + a। m की वैल्यू लिखो 5, g की वैल्यू लिखो 10, a की वैल्यू लिखो √2। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 + 1.4, तो ये जाएगा 51.4 × 5। तो अप्रोक्स आपका आंसर हो जाएगा 57 के आसपास। ओके, तो इस दौरान देखो ग्रेविटी का वर्क क्या हो जाएगा? ग्रेविटी का वर्क -5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे इस 1 सेकेंड में, तो इस 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो देखो आप, हाफ at² के हिसाब से देखेंगे तो हाफ a √2, t की वैल्यू 1, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 1/√2, है ना। तो ग्रेविटी का जो वर्क है वो 5 जूल तो हो ही नहीं सकता, और पहली बात तो ये तो +5 जूल बोल रहा है, वो तो वैसे भी गलत है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी -5 भी नहीं, 5 वैल्यू आएगी नहीं। आप ग्रेविटी का वर्क निकालना है
आप सिंपल ग्रेविटी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट करो, mg कितना है 50 और ये 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा 25√2 आएगा नेगेटिव साइन के साथ वो भी, ठीक है। तो इसका एक ही ऑप्शन बनेगा आपका फोर्थ, ठीक है। 24 का आंसर हो गया फोर्थ। फिर आगे बढ़ते हैं हम 25 पे। 25 पे बोल रहे हैं कि टोटल एनर्जी पार्टिकल की 5 जूल है और इसको रीजन x1 से x2 तक हम खींचते हैं, देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो रीजन x1 से x2 में देखो हमेशा एक फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिला के टोटल के बराबर होती है। पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल अपने पास 5 जूल, सॉरी पोटेंशियल इस रेंज में -3 जूल है। काइनेटिक एनर्जी का पता नहीं और टोटल एनर्जी 5 जूल दिया हुआ है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 8 जूल के आसपास। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 25 में 8 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आता है 26 क्वेश्चन। इसमें आपको वर्क डन बताना है अगर ऑब्जेक्ट को स्लोली थीटा पोजीशन तक लेके आते हैं तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को पोजीशन तक लेके आए तो वर्क डन का मतलब होता है बेटा, ठीक है, ये एल लेंथ की रस्सी है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो कितना होगा, एम जी एल, डेल्टा एच कितना रहेगा एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसके आता है 27, ये बोल रहे हैं पार्टिकल कांस्टेंट पावर से मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स होता है मास इंटू वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट दिया हुआ है यानी कि सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बन जाएगा हाइपरबोला, अभी समझाया था ना 1/x का ग्राफ, वैसे 1/v में भी हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 27 का सेकेंड। फिर आता है 28 का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन। देखो जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है किसी बॉडी पे तो हमेशा ध्यान रखना वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, तो नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है 28 में। फिर आते हैं हमारे 29 क्वेश्चन पे। एक बॉल जो है वो 4 kg की स्ट्राइक करती है अनदर स्टेशनरी बॉल 2 kg विद 10 मीटर पर सेकेंड आई के, और ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो 4 वाले की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सी बात है 4 की स्पीड तो है 10 आई के, 2 वाले की स्पीड कुछ भी नहीं है तो 2 वाला तो स्टेशनरी हो गया है ना। फिर बाद में 4 वाला जो है उसकी स्पीड बतानी है ना, तो 4 वाले की स्पीड मान लेता हूं v1 और 2 वाले की स्पीड मान लेता हूं v2, ठीक है। अब इस केस में देखो ये u1 दिया हुआ आपको, ठीक है, तो पहली इक्वेशन लगाओ मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है 4 × 10 बराबर 4v1 प्लस 2v2, और दूसरा इक्वेशन लगाओ स्मॉल इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, क्या होती है E इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 कितना है v2 माइनस v1 और u1 कितना है 10 और इसके वैल्यू 1 दिया हुआ आपको, तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 अननोन है और आपको क्या बताना है, आपको 4 वाले की v1 बताना है। तो देखो यहां मैं v2 को रिप्लेस कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, वापस बाई 1 आ जाते हैं, 40 बराबर 4v1 प्लस 2, v2 की जगह 10 प्लस v1 रख दूं तो ये आ जाएगा आपके पास 40 बराबर 4v1 प्लस 2v1 प्लस 20, तो 6v1 बराबर 20 यानी कि v1 बराबर 10/3 और डायरेक्शन तो आई के पानी है, तो ये 10/3 आई के 29 का थर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसका आते हैं हम 30 नंबर पे। 30 नंबर में वाटर पंप जो है वो 0.5 हॉर्स पावर रिक्वायर्ड करता है सिलेंड्रिकल पाइप में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। देखो पानी का जो थ्रस्ट फोर्स होता है ना वो होता है ρAv², ठीक है। और वॉल्यूम फ्लो रेट में क्या आता है, आपको यहाँ पे देखो वॉल्यूम फ्लो रेट डबल करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करने के लिए आपको वेलोसिटी डबल करनी पड़ेगी, आपको क्यू डैश चाहिए 2 टाइम्स ऑफ क्यू, तो इसका मतलब वी डैश करना पड़ेगा 2v। ये तो वॉल्यूम फ्लो रेट से आ गया कि स्पीड डबल करनी पड़ेगी, अगर डबल रेट से पानी बाहर फेंकना स्पीड डबल होनी चाहिए। अब जो पावर होती है वो होता है थ्रस्ट फोर्स इंटू वेलोसिटी। थ्रस्ट फोर्स होता है ρAv² इंटू v,
तो इसका मतलब पावर जो है वो v की 3 पावर पे डिपेंड करती है, जो पंप की पावर है वो स्पीड की 3 पावर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब p डैश अपॉन p बराबर v डैश अपॉन v की पावर 3, v डैश कितना था 2v, तो ये हो जाएगा आपके पास p डैश बराबर 8p। अब 8p 8 टाइम्स ऑफ पावर, पावर कितना दिया है हाफ HP दिया है, तो आपको कितनी बाद में पावर चाहिए 4 HP, तो 4 HP थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 31 में आपसे पूछा है कि 10 kg का ब्लॉक है वो 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड होता है, 4 kg की काइनेटिक एनर्जी 72 है, तो अदर पार्ट की एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो देखो 4 kg से ये रेस्ट में था, इससे एक पार्ट बना 4 का और दूसरा बनेगा 6 का। ये मान लो इधर v1 स्पीड से गया होगा, ये इधर v2 स्पीड से गया होगा। अब आप लगाओ सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, तो p फाइनल बराबर p इनिशियल, यानी कि 4 की वेलोसिटी माइनस v1, 6 की वेलोसिटी प्लस v2 और 10 वाले की वेलोसिटी 0। तो क्या आया अपने पास 4p1 बराबर 6v2 यानी कि 2v1 बराबर 3v2, ये आ गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो एक्सप्लोजन की होगी वो क्या होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी समझना। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले कितनी दे आपको, ये देखिए 72, यानी कि हाफ 4 v1 स्क्वायर इज 72। ठीक है, तो v1 कितना हो जाएगा, इससे v1 आ जाएगा आपके पास 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब v2 निकाल लो इससे, फिर v2 आ जाएगा 2v1/3 यानी कि 2 इंटू 6/3 यानी कि 4। तो इससे आपका सेकेंड वाले की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ मास ऑफ 2 v2 स्क्वायर, मास ऑफ 2 कितना है 6 और 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 48 जूल। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ना, तो अपन ये देख लेते हैं कि दोनों के मोमेंटम की वैल्यू, दोनों पार्ट्स के मोमेंटम की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, तभी तो मोमेंटम कैंसिलेशन होगा। तो यहाँ डायरेक्ट मोमेंटम ले तो √2km इक्वल्स टू √2k2 m2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा k2 बराबर m1k1 अपॉन m2, है ना। तो इस यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आप, फिर 6 4 30 70, सॉरी ये 4 है, ये इधर 6 है और ये इधर 72 है। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर हो जाएगा 48, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल मेथड, ये डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 48 जूल, 31 का 4 सेकेंड आंसर, मतलब 31 का सेकेंड। फिर उसका आता है 32 में आपको ये बोला है कि एक ए एरिया की एक डिस्क से दूसरा जो है 3r/4 डिस्टेंस पे a/21 जो है पार्ट रिमूव करते हैं। देखो ये रिमूव पार्ट जो है ना उसको अपन नेगेटिव मास मान लेते हैं, तो इसका मास भी -m/21 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें RCM का फॉर्मूला लगा दो आप। पहला ओरिजिनल मास का सेंटर तो 0 पे था, बाद में -21 मास है उसका सेंटर 3r/4 पे है। तो RCM कैसे निकालेंगे, इसे निकालते हैं m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -m/21 3r/4, ये आ जाएगा 20m/21, m/21 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -3r/80। हमें खाली डिस्टेंस की बात करनी, आंसर हो जाएगा 3r/80, 32 का थर्ड आंसर। फिर उसका आता है 33 में बात करते हैं। एक वर्टिकल स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट k है उसको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा है, 1 kg ब्लॉक को 2 की स्पीड से 1 kg ब्लॉक को टॉप से रिलीज करते हैं, तो धीरे धीरे, है ना। जब स्प्रिंग कंप्रेशन जो स्प्रिंग में आता है वो 2 सेंटीमीटर आता है, जब ब्लॉक को अगर अपन सडनली रिलीज करें तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। देखो जब ब्लॉक को धीरे धीरे रिलीज किया गया है तो स्प्रिंग केवल उतनी ही खींचेगी जितना ब्लॉक का mg बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ mg को कौन बैलेंस करेगा, स्प्रिंग फोर्स। इस केस में जो इलोंगेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mg अपॉन k। ठीक है, और ये वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं जब ब्लॉक को अचानक से रिलीज कर दें, अचानक से रिलीज करेंगे तो ब्लॉक जो है वो झटके के साथ एक्सेलरेट होगा, तो वो फाइनली
काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो जहां फोर्स बैलेंस हुआ वहां तो उसकी स्पीड मैक्सिमम आ गई ना, तो वहां रुकेगा नहीं, वो और नीचे आएगा। तो वो कब तक नीचे आएगा, जब तक फाइनल स्पीड जीरो हो जाए, तब तक मान लिया वो x डिस्टेंस सर का होगा। तो अब इस दौरान देखो पोटेंशियल में लॉस कितना आया, mgx, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिंग की एनर्जी में। तो इससे x कितना आ जाएगा आपके पास, 2mg/k, मतलब पहले वाले एक्सटेंशन से डबल। तो पहले वाले एक्सटेंशन से डबल यानी कि 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको जेंटली रिलीज करवाते हैं हमें फोर्स बैलेंस करने, और जब हम इसको सडनली रिलीज कर देंगे तो फिर हमें एनर्जी बैलेंस करवानी। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ 33 में। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 34th क्वेश्चन पे। अगर 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक को रिलीज करते हैं, है ना, तो ये जो है वो s डिस्टेंस तक धीरे धीरे फिसलता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड बोला है ना, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इस दौरान आपको बताना है कि mg का वर्क कितना हुआ होगा। देखो mg फोर्स ऐसे लग रहा है, ये एंगल 30 दिया है, तो ये एंगल हो जाएगा 60। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 60। तो आपका आंसर हो जाएगा mgs 1/2। तो mgs/2 थर्ड आंसर 34 में। ठीक है, उसका आता है 35 बोला है कि दो स्प्रिंग जो है इनको अगर अपन सेम फोर्स से पुश करते हैं तो एनर्जी का रेशियो बताना है। सेम फोर्स के केस में एनर्जी होती है U बराबर F²/2k, यानी कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो U डैश अपॉन U बराबर k अपॉन k डैश। k कितना है 20, 40 यानी कि 1/2। तो U डैश कितना हो जाएगा U/2। U/2 यानी कि आपकी पहली एनर्जी 60 थी, तो ये हो जाएगा 30 जूल एनर्जी, सेकंड आंसर। तो 35 का आंसर हो गया सेकंड, इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर उसके बाद अगला आता है 36 में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ जब ये ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग से टकरा के स्प्रिंग से रुक जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो बताओ सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, ये चली गई स्प्रिंग में, हाफ के x²। तो देखो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा √m/k इंटू वी। मास कितना दिया है 1, k कितना दिया है 100, और v कितना है 10। तो ये 10/10 यानी कि 1 मीटर। आपका थर्ड आंसर आ जाएगा 36 का, इसमें कोई कंफ्यूजन? 37 में आपको बोला है कि x बराबर -3 पर क्या है। देखो x बराबर -3 पर देखो ये जो है एनर्जी मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम होना और साथ में स्लोप 0 होना। स्लोप 0 होने का मतलब यहाँ पे फोर्स 0 है, फोर्स 0 एनर्जी मिनिमम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि स्थायी साम्यावस्था। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड 37 का। फिर आता है 38 में बोल रहे हैं कि m किलोग्राम को पावर p रिक्वायर होती है पिघलाए रखने के लिए, लेकिन अगर हम पावर को टर्न ऑफ कर दें तो ये सॉलिड हो जाएगा t टाइम में। तो देखो सॉलिड होने के लिए एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा m/l। अब एक्चुअली इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा था, लेकिन हमने बाहर से सप्लाई कर दी इतनी एनर्जी, तो इस एनर्जी की रेट इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इसी को अपन पावर बोलेंगे m/l डेल्टा टी। अब कितना टाइम लगा सॉलिड होने में t, तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगी फ्यूजन की PT/m। और इसमें सिंपल सा आप डायमेंशन से भी करोगे तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा आपका PT/m, फर्स्ट ऑप्शन 38 का फर्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर 39 बोलेगी 100 ग्राम मास की बुलेट जो है 20 ग्राम की राइफल से 1000 स्पीड से निकलती है, और वो स्पीड मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाती है, और 500 मीटर की स्पीड आती है 50 मीटर दूर। तो बुलेट का वर्क डन कितना हो गया एयर रेजिस्टेंस को काउंटर करने में। तो यहां देखो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ही पूछा देखा जाए तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। डेल्टा के यानी कि हाफ मास ऑफ बुलेट v इनिशियल स्क्वायर माइनस v फाइनल स्क्वायर। भाई जो बुलेट ने रेजिस्टेंस को काबू करने में जो वर्क किया वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया उसमें, तो इसकी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल लेते हैं अपन। v इनिशियल कितना है, v इनिशियल है 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1/200। 500 इंटू 500 इधर कॉमन ले लो, इधर 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 3 2500 इंटू 3, तो ये आएगा आपके पास जस्ट ए मिनट हाफ एम वी फाइनल ना, तो 1000 और 500
ठीक है, तो 4 माइनस 1 3, 3 के बाद आपका 200, हाँ डिवाइड बाई 2 भी आएगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3750 जूल। तो 3750 जूल आपका आंसर हो गया इसका 39 का। फिर आता है 40 में आपको r/2 डायमीटर का सेक्शन रिमूव करना है। तो r/2 डायमीटर होने का मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, r/4, तो एरिया कितना हो जाएगा a/16, तो मास कितना हटा, -m/16 मास हट जाएगा। अब वापस वही फॉर्मूला लगा दो, इनिशियल m मास का सेंटर 0 पे था, बाद के -m/16 का सेंटर 3r/4 पे है, तो बाद में कितना आ जाएगा m प्लस ऑफ -m/16, तो ये हो जाएगा आपके पास 3r/4 -m/16 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 15m/16, तो m/16 तो कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -r/20। तो माइनस तो खैर वो डायरेक्शन को शो करता है, r/20 इसका आंसर हो जाएगा 40 का। ठीक है, थर्ड। फिर आता है 41 में आपको बोला है कि 2 kg का एक ब्लॉक है जो कि कर्व ट्रैक पर स्लाइड करता है, तो फ्रिक्शन लेस है, तो बॉटम पे इसकी स्पीड क्या है। सिंपल सी बात है, बॉटम पे जब फिसल के आएगा तो स्पीड हो जाएगी √2gh, एनर्जी कंजर्वेशन से 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 1, तो √20 ऑलमोस्ट कितना होता है 4.43, 41 का आंसर। फिर उसके बाद आता है मोटर की जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो 3 है, तो फोर्स जो है वाटर फ्लो का इतना है, तो इसमें पावर ऑफ बोट क्या है। ठीक है, तो पावर ऑफ बोट जो है इसमें पावर क्या हो जाएगा, सिंपल फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स है 500 और स्पीड है 3, तो ये हो जाएगा सिंपल 1500 वाट, यानी कि 1.5 किलोवाट 42 में। ठीक है, फिर उसके बाद 42 में आंसर आ गया थर्ड। 43 में आपको बोला है कि एक पार्टिकल P जो है वो एक a रेडियस के सर्किल पे जा रहा है, इसका डायमीटर AB है और C इसमें पॉइंट है। पार्टिकल जब B से पास कर रहा है, B से, तो उसकी वेलोसिटी v मान लो। तो आपको बताना है वेलोसिटी P की a के अबाउट और C के अबाउट, तो ओमेगा a और ओमेगा c। ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाई टोटल डिस्टेंस, तो a से इसकी डिस्टेंस कितनी 2r, और C से अगर काउंट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी C से पार्टिकल की r, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1:2, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, 43 का सेकेंड, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आता है 44 में यहाँ पे जो ये ब्लॉक है इसको अपन ने हेमिस्फीयर से रिलीज किया, कितना हाइट पे ये इससे कांटेक्ट लूज कर लेगा आपको ये बताना है। तो कांटेक्ट लूज करने वाली कंडीशन में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट डेल्टा एच हाइट गिरेगा तो उसके पास कुछ स्पीड आएगी, कितनी आएगी √2g डेल्टा एच आएगी ना, एनर्जी कंजर्वेशन से। फिर यहाँ पे जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा है ना, वो जस्ट mg का ही कंपोनेंट प्रोवाइड कर देगा, नॉर्मल को आने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल देखो इधर आता है ना, इधर mg आता है, और मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, इसका मतलब mg का cos थीटा कंपोनेंट माइनस नॉर्मल प्रोवाइड mv²/r। तो यहाँ पे अब आप नॉर्मल को तो 0 कर दो, कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है, और v² की जगह √2g डेल्टा एच कर दो डिवाइड बाई r। डेल्टा एच कितना हो जाएगा इस केस में, डेल्टा एच हो जाएगा, यहाँ पे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो r माइनस r cos थीटा। ठीक है, फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास cos थीटा आ जाएगा 2/3 और h की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, यानी कि 2/3 r। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ बन जाएगा 44 में, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसका आता है 45 में स्फेयर m मास का कांस्टेंट वेलोसिटी जाके दूसरे स्फेयर से टकराता है। E जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो आपको बताना है v1 v2 कोलिजन के बाद क्या होंगे। ठीक है, देखो स्टेशनरी मास सेम मास का दिया ना, तो एक स्फेयर v1 मास से आता है, दूसरे स्फेयर से टकराता है और इसकी u1 स्पीड मान लो पहले तो। ठीक है, फिर इसके बाद कोलिजन के बाद इनकी स्पीड मान लेता हूँ v1 और दूसरे वाले की मान लेता हूँ v2। अब एक बार क्रॉस चेक करते हैं, है ना। हमें पता है कि v1 v2 में ज्यादा कौन होगा, v2 ज्यादा होगा, यानी कि v1/v2 का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो लेस देन 1 आना चाहिए।
है ना। तो लेस देन 1 रेशियो केवल एक तो इसमें आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। लेस देन 1 रेशियो जो है वो आपके पास आएगा फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा, ये तो नेगेटिव रेशियो बन सकता है ना। और ये भी लेस देन 1 ये भी नेगेटिव बन जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर आप खाली रेशियो से भी देखोगे ना तो आपका ऑप्शन क्रॉस चेक हो रहा है। 45 का आंसर इसका 1, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। बाकी सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। सॉल्व करने में आपकी इक्वेशन बनने नहीं पड़ेगी। पहली बनेगी मोमेंटम इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी बनेगी ई इक्वेशन v2 माइनस v1 अपॉन u। तो v2 माइनस v1 बराबर eu, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको v1 v2 की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 में। 46 में आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है, a का मास है m, b का है 2m, c का मास है m। ये v0 स्पीड से आके से टकराता है। कोलिजन कौन सी इसमें? कोलिजन जो है वो इलास्टिक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या होगा, टक्कर के जस्ट बाद C तो रुक जाएगा, A गेन कर लेगा स्पीड v0, और ये B जो है वो अभी भी रुका हुआ है रेस्ट पे ये। फिर जब मैक्सिमम कंप्रेशन जो है A और B की जब वेलोसिटी सेम हो, तो जब A और B की वेलोसिटी सेम हो तब जो कंप्रेशन आएगा वो पूछा है। तो ये A और ये B, मान लिया दोनों v वेलोसिटी से मोशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मोमेंटम इक्वेशन लगा दूं, तो ये आ जाएगा m v0 बराबर 2m प्लस m v। तो v हो जाएगा यहाँ पर v0 बाई 3। ये तो हो गया, क्या हो गया अपने पास v। अब इसके बाद इसमें आपको कंप्रेशन जो है वो बताना है, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बताना है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक में जो लॉस होगा किसमें कन्वर्ट होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल में। तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर काइनेटिक का लॉस। सबसे पहले काइनेटिक कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। बाद में जब दोनों की स्पीड कॉमन है तो टोटल मास हो जाएगा 3m और स्पीड हो जाएगी v बाई 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 2 बाई 3, 2 बाई 3 यानी कि 1/3 यहाँ बच जाएगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो x कितना आ जाएगा आपके पास, x जो है सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 2mv0 स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 46 का फोर्थ। उसके बाद आता है 47 में अगर m मास का ब्लॉक कोलाइड करता है इलास्टिकली विद स्टेशनरी आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m, तो आपको बताना है कि ऑब्लिक कोलिजन। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑब्लिक कोलिजन होती है और सेम मास का ऑब्जेक्ट है और इनकी E बराबर 1 है, तो ये कंफर्म है कि इसमें जो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट मान लो इधर मान लो, है ना, इसको आप y कंपोनेंट मान लो, इसको x कंपोनेंट मान लो। तो मास सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, x कंपोनेंट तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इधर, y कंपोनेंट बचेगा इसके पास। इस वजह से इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचेगा, 90 डिग्री। थर्ड ऑप्शन 47 में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है 48 में एक बॉल को ड्रॉप करते हैं h और ये e स्क्वायर, तो e रेस्टोरेशन है तो आपको बताना है कितनी हाइट तक रिबाउंड होगा। डायरेक्ट ही e स्क्वायर h हाइट तक रिबाउंड होता है 48 में सेकंड। फिर उसका आता है 49, 6 kg का स्लैब जो है वो 9 की स्पीड से जा रहा है। फिर इसमें अपन ने एक जेंटली 12 kg का पैकेट भी ड्रॉप कर दिया, तो अब दोनों मिलके कितनी स्पीड से आएंगे, मान लेते हैं v डैश। अब लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, v डैश बराबर आ जाएगा आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। 49 में फर्स्ट। फिर उसके बाद आएगा 50 में आपको बताना है मोमेंटम ऑफ 6 kg मास, है ना। देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर 3 किलो की 216 है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो 216 हाफ 3 v1 कितना दिया आपको, v1 निकाल लेंगे यहाँ से, तो आपके पास v1 आ जाएगा 3 से कटेगा 7 2 144 का स्क्वायर रूट यानी कि 12। तो इससे मोमेंटम फर्स्ट वाले का कितना आएगा, m1 v1 m1 यानी कि 3 × 12 36, तो 36।
अब ध्यान रखना जो फर्स्ट वाले का मोमेंटम वही सेकंड वाले का मोमेंटम होगा। 9 kg का ब्लॉक अगर रेस्ट पे उसके दो टुकड़े हुए तो दोनों के मोमेंटम तो इक्वली होंगे ना, तो P2 और P1 हमेशा आपस में सेम आएंगे। ठीक है, तो ये इधर कुछ V1 स्पीड से जाएगा, ये इधर कुछ V2 स्पीड से जाएगा। V1 V2 अलग होगी, काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, लेकिन मोमेंटम सेम होगा। तो मोमेंटम चाहे 6 वाले का निकालो या 3 वाले का निकालो, सेम है। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 50 का आंसर सेकेंड। फिर उसका आता है 51 में आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड। सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का डिपेंड नहीं करता किस पे, तो ये डिपेंड नहीं करता, देखो मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इंटरनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है ना, डज नॉट डिपेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड 51 में। फिर आता है 52, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये m1 m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये r1 और ये डिस्टेंस r2 है। तो हमें पता है कि m1 r1 हमेशा m2 r2 के बराबर होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट कितना होता है, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल, यानी कि 52 का आंसर होगा थर्ड। फिर आता है 53 में आपको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इतना है, फोर्स इतना है, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में इतनी थी तो बाद में कितनी होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकालोगे, और 12 वाले कंपोनेंट के अगेंस्ट तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इधर आ जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो k फाइनल माइनस 3 12, y कंपोनेंट का वर्क 0, तो आंसर आ जाएगा 15 जूल, फर्स्ट आंसर 53 में। फिर उसके बाद आंसर आता है आपके पास 54 में, 1 HP की जो मोटर है लिफ्ट करती है एलिवेटर, 60 HP की मोटर जो है वो टोटल लोड कैपेसिटी 400 kg की है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इतना है, तो स्पीड जब फुल लोड पे उसकी स्पीड क्या होगी, देखो समझना, पावर क्या होता है F इंटू वी है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg मिला के मैक्सिमम पावर पे के टाइम पे सारा फोर्स बैलेंस करा दो, क्योंकि mg भी कैरी करना है प्लस फ्रिक्शन भी कैरी करना है v। अब इसमें 60 HP है और 1746 यहाँ पावर दी हुई है, mg कितना दिया आपको 2000 इंटू 10 प्लस 4000 इंटू v, तो v आ जाएगा आपके पास 60 इंटू 746 डिवाइड बाई 24,000, ये 6 से कटेगा 400 बार, अब 4 से कटेगा ये 4 से इधर कट जाएगा आपके पास 1 8, फिर इधर आ जाएगा आपके पास अप्रोक्स 7 या 6.5 मान लो, डिवाइड बाई 100 मान लो, तो 18.6 1.86 के आसपास आ जाएगा, 1.86 मतलब 1.9 अप्रोक्स आ जाएगा आपका आंसर थर्ड 54 में। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। 55 में आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम में सेपरेशन कितना होगा और इक्विलिब्रियम एनर्जी कितनी होगी। देखो इक्विलिब्रियम में फोर्स यानी कि माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर 0 होता है, इसको 0 करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए, इसका डिफरेंशिएशन करो तो माइनस 6 आर की पावर 7, फिर b माइनस 12 आर की पावर 13, इसको 0 करेंगे तो अपने पास बचेगा 2a अपॉन आर की पावर 7 बराबर 12b अपॉन आर की पावर 13, 7 पावर तो कट जाएगी तो आपके पास बचेगा आर की पावर 6 बराबर 12b अपॉन 2a, यानी कि 6b अपॉन a, तो r हो जाएगा 6b अपॉन a की पावर 1/6, तो सॉरी 2b आएगा ना इधर, 2b अपॉन a की पावर 1/6, तो 2b अपॉन a की पावर 1/6 तो ये हो गया। फिर उसके बाद अपना आता है एनर्जी, तो एनर्जी के लिए आप यहां वैल्यू पुट कर दो माइनस a, r की पावर 6 की वैल्यू क्या था 2b बाई a प्लस b 2b बाई a, 2b बाई a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2b
और ये हो जाएगा माइनस में, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो ए स्क्वायर अपॉन 4b और सेकेंड आंसर आ गया आपका 55 में। इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर 55 के बाद अगला आता है आपका आंसर, अगला क्वेश्चन आता है आपका 56। 56 में बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक जो है वो m मास के ब्लॉक ए साइड से ड्रॉप किया, वो ग्राउंड पे इतनी स्पीड से आता है, तो आपको था ना वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो देखो mgh जो होगा उसका एक पार्ट तो कन्वर्ट होगा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में, दूसरा पार्ट कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m 0.8 gh रूट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा m/2 0.64 gh, ये हो जाएगा 0.32 mgh। तो इधर कितना चला गया? इधर चला जाएगा 0.68 mgh, इधर चला जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जो वर्क डन है ना, जो वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां बन जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? 56 में फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका 56 का लगता है 57। 57 में वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। वर्क डन जो है लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ रोप, है ना। तो यहां समझना, जब एक बकेट को आदमी बाल्टी को बाहर खींचता है पानी से, तो ये बोल रहा है वर्क डन बाय ए मैन, तो पर्सन ही तो ऊपर खींच रहा है, पर्सन का वर्क कैसे नेगेटिव गया? बाल्टी को ऊपर खींचने का एफर्ट ही पर्सन ने किया और बाल्टी ऊपर आ रही है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। यहां एक्चुअली आना चाहिए था पॉजिटिव। फिर आता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जब बकेट को लिफ्ट करते हैं वो नेगेटिव होता है। बिल्कुल ये बात सही है, ग्रेविटी रोक रहा है ऊपर जाने से, ये बात सही है। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड, स्लाइडिंग के दौरान फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0। देखो अप्लाइड फोर्स का वर्क 0 नहीं होता, रफ में नेगेटिव फ्रिक्शन का है ना, वे नेट वर्क 0 आता है। तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स मिला के 0 आता है, तो अप्लाइड फोर्स जो है उसका वर्क पॉजिटिव आता है, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आपके पास वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन ऑसिलेटिंग पेंडुलम के दौरान नेगेटिव होता है, तो आपका बी सही है और ई सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 57 का। फिर उसके बाद आता है 58, रेशियो पावर्स ऑफ टू मोटर इज 3√x अपॉन √x + 1। कब? जब वो 3 kg मोटर को 5 मिनट में और दूसरी वाली 50 kg को 2 मिनट में उठाती है, तो आपको x बताना है। तो देखो वर्क डन पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क हो जाएगा mgh बाय टाइम। ठीक है, अब हाइट सेम है, g सेम है, तो खाली m और t का रेशियो लेना है, यानी कि पावर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/t। ठीक है, तो पहले की पावर और सेकंड की पावर का रेशियो, 300 वाले को 5 मिनट में उठाया और 50 वाले को 2 मिनट में उठाया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 60/25, यानी कि 12/5, है ना। अब इसको अपन को कंपेयर करना है 3√x + 1 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा 4 बार। अब आप इसको स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 60, एक बार रुको, इसको पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4√x + 4 = 5√x, तो इससे आपके पास आ जाएगा √x = 4, तो x बराबर आ जाएगा इससे 16, है ना। तो x = 16 थर्ड आंसर आ जाएगा इसका 58 का। फिर आ गया 59, 20 किलोग्राम का जो 200 ग्राम का जो मास है वो यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है सर्कुलर ग्रूव में, वर्टिकल वॉल। तो इसका समझना है, वर्टिकल ऐसा ट्रैक सा है और उसमें एक ब्लॉक जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कौन दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो इसको फोर्स दे रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mv²/r, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि 40 सेकंड लगाता है एक कंप्लीट राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π/t
2 पाई बाई टी यानी कि 40 यानी कि पाई बाई 20। तो इसका दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम कितना दिया है 200 डिवाइड बाई 1000, ओमेगा कितना है पाई बाई 20 का स्क्वायर। आर कितना दिया है, आर दिया आपको 20 बाई 100। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बेटा आएगा अपने पास 1/5 पाई स्क्वायर बाई 400 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 10,000, जो कि अप्रोक्स बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीवार का नॉर्मल है वो उसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा। फिर उसका आता है 60 में देखो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या समझना कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अपन ने बांध दिया और इसको अपन घुमा रहे हैं स्प्रिंग की मदद से ऐसे सर्कुलर पाथ में। तो देखो इसमें नेचुरल लेंथ मान लो L है, तो बाद में जब ये ब्लॉक घूमेगा तो इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आ जाएगा x, है ना। अब ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है ना। तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वही तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आ जाएगा kx, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स। इससे x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास एम ओमेगा स्क्वायर L k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं k बहुत ज्यादा है तो इस चीज को इग्नोर कर दो आप, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर k x बाई L। रिलेटिव चेंज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो रिलेटिव चेंज जो है आपको यहां पे मिल जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई के, थर्ड ऑप्शन 60 का। ओके, फिर आता है 61 में आपको बोला है कि कार जो है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे रेडियस 50 से मोशन कर रही है, फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में 0.34 है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। तो वी मैक्स हो जाता है आपके पास म्यू आर जी, म्यू कितना है आपके पास 0.34, आर कितना है 50 और ये 10, तो ये आपके पास रहेगा 34 इंटू 5, ये आ जाएगा 170 अप्रोक्स, और 170 का स्क्वायर रूट अप्रोक्स 13 होता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आता है एक चाइल्ड जो है वो 5 kg का एक मेरीगो राउंड में एक रोटेशन 3.14 सेकंड में पूरा करता है, रेडियस दिया है, तो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल बताना है। तो सेंट्रीफ्यूगल में ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई आपको 3.14 दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, तो ओमेगा 2 आ जाएगा। सेंट्रल फोर्स क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एम 5 ओमेगा स्क्वायर 2, आर की वैल्यू 2, तो हो जाएगा आपके पास 40 न्यूटन। सेकेंड आंसर 62 का। 63 का कर्व जो है लेवल रोड हैज रेडियस दिस। अब देखो इसमें आपको बोल रहा है कि एक रोड जो फ्रिक्शन वाला है ना, उसमें आपको एक तो रेडियस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, फिर बोल रहे हैं कि जब इसमें कर्व की रेडियस को चेंज कर दिया तो फ्रिक्शन सेम रखा तो आपको अलाउ स्पीड बतानी है। तो देखो v जो है वो किस पे डिपेंड करता है म्यू आर जी पे, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो यहाँ देखो स्पीड 30, बाद की स्पीड v डैश मान लेता हूं मैं, बराबर पहले की रेडियस कितना है ये और बाद की रेडियस ये, तो v डैश कितना हो जाएगा इस केस में। अब आपके पास v डैश हो जाएगा 30 का स्क्वायर इंटू 48/75, तो 948/75। तो इसको अगर मैं 3 से काटूं तो ये 25 बार कटेगा, 3 से ये 16 बार कटता है, 25 से ये कितनी बार कटेगा 25 3 75, फिर 15 बचेगा 6, तो 36 इंटू 16, ये एक्चुअली v डैश के स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो v डैश इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर बन जाएगा लगभग अपना 36 का 6 बाहर, फिर ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा ना, सॉरी रूट हट गया अब, तो आ जाएगा आंसर 24। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड 63 का, ठीक है। तो 63 का आंसर हो गया सेकेंड। फिर आता है 64 में बोल रहे हैं कि 2 मास है m और 5m, जिनकी रेडियस जो है वो r और 5m वाले की है 2r, और इनका इनिशियल सेपरेशन कितना है सेंटर टू सेंटर, वो है 12r का। फिर जब ये दोनों टकराएंगे तो कुछ इसको चलना पड़ेगा, कुछ इसको चलना पड़ेगा, और फाइनली उनका सेंटर्स के बीच का सेपरेशन 3r तो बच जाएगा।
इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस 3r मिला करके 12r कवर करवाना है, तो मैं बोल सकता हूँ x1 और x2 मिला के कितना होना चाहिए 9r। अब हमें पता है कि जो हल्का मास, देखो इस दौरान सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास जहां वही रहता है, तो हल्का मास ज्यादा चलेगा, सेंटर ऑफ मास तो भारी वाले की तरफ है ना, तो बाद में सेंटर ऑफ मास वहीं पाना चाहिए, तो हल्के वाले को इतना चल के आना पड़ेगा। ये डिस्टेंस x1 मान लेते हैं अपन, और ये डिस्टेंस अपन x2 मान लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो डिस्टेंसेस आएंगी x1 वो इस रेशियो को मैच करेंगे, m1 x1 बराबर m2 x2। m1 कितना है m x1 5m x2, तो x1 बराबर 5x2 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, x2 बराबर 9r, तो x2 बराबर 1.5r। तो x2 अगर 1.5r है तो इसमें आपको कितना आ जाएगा, आपको छोटी वाले की डिस्टेंस बतानी है ना, तो 1.5r तो नहीं आएगा, इसका आंसर 7.5r आएगा, क्योंकि 1.5r तो बड़ा वाला चल रहा है, x2 चल रहा है, तो x1 तो 5 गुना आएगा ना उसका। x1 कितना आ जाएगा इस केस में, x1 आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x2 यानी कि 7.5r। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, ये इसका गलत ऑप्शन है, ये भी गलत, ये भी गलत। ओके, फिर आता है 65 में आपको बोल रहे हैं कि एक एल लेंथ की रॉड को वर्टिकल से 60 डिग्री बनाते हुए रखा है ना। ये रॉड रखी अपन ने वर्टिकल से 60 डिग्री, तो इसका बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यहां से 30 डिग्री हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास की हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो जाएगी L/2 का साइन 30 कंपोनेंट, यानी कि mg L/2 इंटू 1/2 यानी कि mg L/4। 4th आंसर हो गया 65 में। फिर उसके बाद आता है 66 में मास 2 और 4 जो है वो वेलोसिटी इतने से जा रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी होता है ना, हमेशा ध्यान रखना इस दौरान कभी भी सेंटर ऑफ मास जो है उस पर नेट फोर्स काउंट नहीं करते, क्योंकि म्यूचुअल जो है वो इंटरनल फोर्स है ना। अब इंटरनल फोर्स अगर ये है तो यहाँ पे ध्यान रखना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी 0, क्योंकि आपस का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंटरनल फोर्स वो कभी सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं करता। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका 4। फिर आते हैं 67 पे, ये बोल रहे हैं कि अगर एक रोड जो है वो स्विंग करती है, मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट तक राइज करेगा। देखो समझना, अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है h/2 तक, तो ये कितना हाइट तक राइज किया होगा ये आपसे पूछा है, तो मान लिया यहां तक आया होगा, ठीक। तो इस दौरान ये डेल्टा एच आ जाएगा, इसका मतलब रॉड की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी mgh में। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि mgh में कन्वर्ट होगा, तो हाफ रॉड का इनर्शिया होता है ml²/3 एंड के अबाउट ओमेगा, ये हो जाएगा mg डेल्टा एच सी एम। m से m काट दो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच बराबर ओमेगा² L²/6g, तो ओमेगा² L²/6g। 4th आंसर 67 में आ जाएगा। फिर उसका आता है 68 में आपको बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट ने 1 kg और 3 kg की इनकी पोजीशन ये, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, फिर i प्लस 2j प्लस k, m2 है 3 माइनस 3i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाई 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दो, i और माइनस 9i तो माइनस 8i आ जाएगा, 2j और माइनस 6j तो माइनस 4j, 1k और 3k तो 4k डिवाइड बाई 4। तो आपका आंसर बन जाएगा -2 -1 + 1 -2 -1 + 1। सेकेंड आंसर 68 का। फिर आता है 69 में आप यहां समझना कि दो मास है इस तरह से, एक m1 और एक m2, ठीक है। m2 ज्यादा है मान लो m1 कम है, तो सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, चलाने वाला फोर्स माइनस, इसमें m1 ज्यादा दिया ना,
तो m1 को इधर मान लेते हैं और ये m2 को इधर मान लेते हैं। तो चलाने वाला फोर्स कौन है? m1। रोकने वाला कौन है? m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब सिस्टम तो ऐसे, दोनों ब्लॉक तो ऐसे मोशन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? बाहरी ब्लॉक के साथ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा m1a माइनस ऑफ m2a अपॉन m1 प्लस m2। एक्चुअली ये माइनस डायरेक्शन की वजह से आया, ठीक है, एक्सेलरेशन इसका ऊपर है ना, और अपन a1 को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ACM। तो ये रहेगा m1 माइनस m2। अब a की वैल्यू ये वाली पुट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 69 का, ठीक है। फिर आता है 70 में बोल रहे हैं कि m मास का पार्टिकल x डायरेक्शन में 2v स्पीड से जाता है, ठीक है, और दूसरा 2m मास का y डायरेक्शन में v स्पीड से आता है। फिर ये बोल रहे हैं परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन करते हैं। परफेक्ट इनलास्टिक का मतलब क्या होगा? दोनों यहाँ पे चिपक जाएंगे, तो जो इनका 3m मास का पार्टिकल बनेगा वो v डैश स्पीड से जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो देखो पहले तो मोमेंटम इक्वेशन लगा दो, 3m v डैश जो है वो हो जाएगा m2v i कैप प्लस 2mv j कैप। तो इससे v डैश आपके पास आ जाएगा 2/3v i कैप 2/3v j कैप, v डैश आ गया। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे एनर्जी लिखो, देखो इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ m 2v स्क्वायर यानी कि 2mv स्क्वायर। दूसरी एनर्जी कितनी है और दूसरे ब्लॉक की कितनी? हाफ 2mv स्क्वायर यानी कि हो जाएगा mv स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आएगी 3mv स्क्वायर। फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास हाफ 3m 2√2/3v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 यानी कि 4/3mv स्क्वायर। 4/3mv स्क्वायर है और ये कितना था? 9/3mv स्क्वायर। तो लॉस कैसे निकालोगे? लॉस हो जाएगा 9/3mv स्क्वायर माइनस 4/3mv स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 5/3mv स्क्वायर का लॉस आ गया। अब जो इनिशियल डेल्टा k बाई के इनिशियल हो जाएगा आपके पास 5/3mv स्क्वायर डिवाइड बाई इनिशियल कितना था? 3mv स्क्वायर। तो ये जाएगा 5/9 इंटू 100% करेंगे तो अप्रोक्स अपना आंसर कितना बन जाएगा लॉस का? लगभग 56% के आसपास आंसर बनेगा आपका। तो 70 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है बस परसेंटेज में। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 71 में हम बात करेंगे दो मास जिनके 0.25 हर एक का मास है, एक दूसरे की तरफ 3 और 1 की स्पीड से आते हैं और चिपक जाते हैं। तो देखो m मास का एक ऑब्जेक्ट इधर 3 से आ रहा है, एक m मास का ऑब्जेक्ट इधर 1 से आ रहा है, दोनों चिपक गए। तो 2m मास की स्पीड क्या होगी? तो अपन मान लेते हैं कुछ v होगी। तो m इंटू 3 प्लस m इंटू -1 बराबर 2m इंटू v। तो आपके पास हो जाएगा 2m बराबर 2mv, 2m से 2m कट जाएगा एक बार, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1। 71 का थर्ड। फिर उसका आता है 72। एक बॉल जो है वो 0.6 रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट से टक्कर करती है हाइट 1 मीटर से, तो कितनी हाइट तक जाएगी? तो हाइट का फॉर्मूला होता है e²h यानी कि 0.6 का स्क्वायर इंटू आपके पास हाइट आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0.36 मीटर 472 का। फिर उसके बाद आता है 73। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? देखो इलास्टिक कोलिजन में हमेशा मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है, केवल मोमेंटम ही कंजर्व होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 73 का। फिर उसका आता है 74। दो मास जो है वो u1 u2 वेलोसिटी से परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करते हैं, लॉस इन काइनेटिक। देखो फाइनल लॉस का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 रिड्यूस मास डेल्टा u स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये जाएगा हाफ मास सेम है ना, तो m/2 और u1 माइनस u2 का स्क्वायर और ये जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये जाएगा हाफ m/2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर।
तो ये रहेगा m/4 u1 - u2 होल स्क्वायर 74 का थर्ड आंसर। फिर उसके बाद आ गया आपके पास 75 में फोर्स जो है वो इस तरह से, तो आपको वर्क डन बताना है। वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंपल देखो F डॉट डी वाई, तो 20 प्लस 10y डॉट डी वाई, तो 20 इधर लिमिट आ जाएगी y 10 y स्क्वायर बाई 2, तो ये रहेगी 10y प्लस 5y स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट लगा दो 0 से 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 1 5 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये जाएगा 15 जूल, सॉरी 20 है ना, 20 इंटू तो 25 जूल आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 75 में। फिर 76 में आता है वाटर जो है वो 60 की हाइट से गिरता है 15 kg पर सेकेंड से, लॉस जो है फ्रिक्शन में इतना हो जाता है, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो 90% एनर्जी बचेगी ना, तो 90% जो है वही तो पावर आउटपुट आएगा, 90% ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये पावर आउटपुट हो जाएगा, तो 90 mgh/t, 90 m कितना हो जाएगा आपके पास 15, g कितना है इसमें 10 और h कितना है 60 डिवाइड बाय t का मतलब ये हो जाएगा इस केस में तो ये m जो है 15 kg पर सेकेंड ये ना, तो ये टाइम इसी में आ गया है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो आपके पास आ जाएगा 15 इंटू और इधर आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। तो 90% है ना, इसमें डिवाइड बाय 100 भी आएगा 90% का, तो ये 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपकी ये तो कट जाएगी, तो इधर आ जाएगा आपके पास 15 चौक 60, 15 पंजे 75 81 और 0, तो ये हो जाएगा 8100 वाट, यानी कि 8.1 किलोवाट, 76 का फर्स्ट आंसर। फिर उसका आता है 77 का आता है एक कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा ट्रांसमीटर, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम, तो 100 10 की पावर 3 टाइम हो जाएगा 3600, तो 36 इंटू 10 की पावर 7, फोर्थ आंसर हो जाएगा 77 का। फिर 78 आपको यहाँ पे बताना है इंस्टेंटेनियस पावर है ना, आपको एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 2t - 1, तो इससे वेलोसिटी कैसे निकालोगे ds/dt करके, 2t का डिफरेंशिएशन 1 - 1 का 0। अब पावर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, 4 से 5 वेलोसिटी 2 पावर आ जाएगी 10, 78 का 3। फिर उसका 79 आता है, इसमें आपसे पूछा है बेटा कि अगर एक्सेलरेशन इस तरह से हो तो आपको बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी। तो देखो इसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा a cos 30 जो कि v²/r के इक्वल है। अब a की वैल्यू कितना दिया आपको 15 cos 30 यानी कि √3/2 v², r कितना है 2.5 है ना, तो v² हो जाएगा आपके पास 37.5 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 37.5 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 ये आपको करना है, ठीक है। तो अब इसमें अप्रोक्स सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो 37 1.732 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्स ये जाएगा आपके पास 60 के आसपास, 60 का स्क्वायर रूट करोगे लगभग 30 आएगा, बाई 2 करोगे 30, अब इसका स्क्वायर रूट लगभग 5.7 के आसपास बनेगा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा 79 में। 80 का आंसर हम बात करें, एक मास को जब हम यहाँ से लटकाते हैं तो इसमें जब ये मोशन करता है तो टेंशन जो मैक्सिमम आता है वो बॉटम पॉइंट पे आता है, तो बॉटम पॉइंट पे इसके टूटने के चांस भी तार के सबसे ज्यादा होंगे। बॉटम पॉइंट पे अगर तार नहीं टूटा तो वो कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। 81 की बात करते हैं, पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड से जा रहा है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो कांस्टेंट स्पीड में ध्यान रखना एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है और स्पीड भी वेरिएबल है, तो दोनों जो है वो वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलरेशन। 81 का आंसर है सेकंड। फिर आता है 82, स्मूथ रनिंग टॉर्क जो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन मेड इन ए डे बाय आर एंड्स, तो थीटा बताना है आपको,
तो आर एंड्स की स्पीड क्या होती है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है इसको, आर एंड को एक रोटेशन में लगता है 60 मिनट, है ना, और 24 आवर्स की बात कर रहे हैं अपन, और टाइम तो सेम है तो ओमेगा का रेशियो ले लो, और इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसको लगता है आपके पास सेकेंड हैंड को, आर एंड को लगता है सॉरी 12 इंटू 60, और इसको लगते हैं खाली 1 मिनट, तो आपके पास हो जाएगा 1/720 रेशियो, क्योंकि थीटा ये किसका है, ये आर एंड का है और ये सेकेंड हैंड का, थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू टी, टाइम तो सेम ही रखना है तो डायरेक्ट ओमेगा का रेशियो ले लो, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, तो 2π को मैंने डायरेक्ट यहाँ 2π लिख दो चाहो तो, वो कट के वैसे भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट किया, ये मैंने मिनट में रखा है, ध्यान रखना है ना, टी को मैंने यहाँ मिनट में यूज किया है, ठीक है, क्योंकि रेशियो लेना तो सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 82 का फोर्थ, फिर आता है 83 की अगर बात करें तो इसमें अपने को ω1 ω2 और ω3 एंगुलर स्पीड दिया हुआ है सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड की, है ना। तो एंगुलर डिस्टेंस इन 1 मिनट, देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ओमेगा इंटू टी से, अब टाइम तो सेम दे रखा है ना, तो इनकी डिस्टेंसेज जो है वो x दिया हुआ है, तो x बराबर ओमेगा टी, अब टाइम सेम है तो हम ये बोल सकते हैं x बाई ओमेगा इज टी, और टाइम कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे, या ओमेगा बाई एक्स बराबर 1/t, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओमेगा 1 अपॉन x1 की जो वैल्यू आएगी वही ओमेगा 2 अपॉन x2 की आएगी, वही ओमेगा 3 अपॉन x3 की भी आएगी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 83 का आ जाएगा। फिर 84, एक्सप्लोजन ब्रेक ए रॉक इनटू 3 पार्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखो 1 kg का जो एक पार्ट है वो जाता है 12 की स्पीड से, सेकेंड पार्ट 2 kg का है वो 8 की स्पीड ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, और फिर तीसरा पार्ट है उसको m मास मान लेते हैं, ये 4, तो देखो मोमेंटम नेट 0 होना चाहिए, इसका मतलब P1 और P2 का जो मोमेंटम आएगा, इसको आप मोमेंटम को मान लो P1, इसको मान लो P2, तो इनके इफेक्टिव को तो ये P3 मोमेंटम बैलेंस करेगा, तो P3 इस P2 को ही बैलेंस कर, P1 P2 के इफेक्टिव मोमेंटम को बैलेंस करना चाहिए। P1 कितना आ रहा है 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू m3, तो ये रहेगा आपके पास 20 डिवाइड बाई 4, m3 बराबर 5, तो 84 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसमें कोई कंफ्यूजन। उसके बाद आएगा 85, 4m मास जो है वो लाई करता है xy प्लेन में, सडनली 3 पार्ट में टूटता है, ठीक है। तो देखो एक m मास का पार्टिकल तो इधर गया, एक m मास का पार्टिकल इधर गया v स्पीड से, बचा हुआ 2m हम मान लेंगे v डैश स्पीड से इधर जाएगा, तो फाइनल देखो टोटल √2mv मोमेंटम इन दोनों का आएगा, तो बचा हुआ 2m उसको बैलेंस करेगा, तो v डैश कितना आ जाएगा v बाई √2। अब आपको टोटल एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, तो 2 के पास है और एक अगले के पास है v बाई √2 स्क्वायर, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास 3/2 mv स्क्वायर, ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा 85 का। फिर आता है 86 में आपको यहाँ पे m मास की एक रॉड के 2 सिरों पे 2 पार्टिकल दिए 5 और 10, तो 5 और 10, तो ये बताना है सेंटर ऑफ मास की 5 वाले से डिस्टेंस क्या है, r1 बतानी है, तो r1 क्या हो जाएगा rm2 अपॉन m1 प्लस m2, r कितना दिया है 1 मीटर, m2 कितना है 10 अपॉन 5 प्लस 10 यानी कि अप्रोक्स 67 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 88 आएगा आपके 87 आएगा, आपको बोला है कि एक फायर क्रैकर जब एक्सप्लोड करता है मिड एयर में, फ्रेगमेंट इस तरह से गिरते हैं कि फ्रेगमेंट सेम पाथ पे आते हैं, तो देखो फ्रेगमेंट सेम पाथ पे मोशन करे इसकी गारंटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास जरूर सेम पाथ पे मोशन करेगा, जैसे पार्टिकल यहाँ ब्लास्ट हुआ, फ्रेगमेंट तो कहीं भी जा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास जरूर गिरता रहेगा उसी पाथ पे, ठीक है, तो ये असर्शन गलत हो गया। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर occurs due to internal force only and no external force act for this explosion, सही बात है, ये तो इंटरनल फोर्स ही है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 87 का सेकंड। फिर उसके बाद आता है 88 में आपको बोला है कि 2 बॉल्स की स्पीड जो है आपको तो बाद में बी और ए की बतानी है ना, तो ए की स्पीड कितनी है और आइडेंटिकल मतलब सेम मास है, तो ए की तो 0.5 है, बी की
0.3 तो बाद में A की तो हो जाएगी 0.3 और B की हो जाएगी 0.5, तो B की 0.5, A की -0.3, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज होगी ना। हमेशा याद रखो इलास्टिक कोलिजन सेम मास की हो, वन डायमेंशनल, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। तो आपका 88 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 89 में m मास का ब्लॉक स्टेशनरी ब्लॉक 4m से मोशन करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक v है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E कितना हो जाएगा। तो देखो इस केस में तो m मास का जो ब्लॉक है वो कोलाइड करता है दूसरे 4m मास के स्टेशनरी ब्लॉक से और फिर बाद में रुक जाता है। तो मान लो u स्पीड से आया है ना, फिर ये खुद तो रुक जाएगा, 4m वाला चलेगा, तो 4m वाला चलेगा तो इसकी स्पीड v डैश मान लूं मैं, तो मोमेंटम इक्वेशन लगाओगे तो कितना आएगा, mu बराबर 4m v डैश, तो v डैश कितना हो जाएगा v/4। अब e क्या होता है, v सेपरेशन बाय u अप्रोच, v सेपरेशन है v/4 और ये v, तो e की वैल्यू आएगी 1/4, तो e की वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25। 89 के बाद 90 में वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जो है, दो बॉडी है ए और बी जो कि कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। बॉडी ए v1 वेलोसिटी जाती है, बॉडी बी जो है वो कोलिजन से पहले रेस्ट पे थी। सिस्टम के बाद इनकी वेलोसिटी का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। देखो कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट आता है v स्पीड से, दूसरे m मास के ऑब्जेक्ट से टकराता है, बाद में दोनों चिपक के एक साथ चलेंगे, तो v डैश कितना आ जाएगा मोमेंटम इक्वेशन से v/2। अब इसको इन्होंने तो बोला है v1 और इसको v डैश को एक्चुअली इन्होंने बोल दिया v2, तो v1/v2 का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, v/v/2 यानी कि 2:1, फोर्थ आंसर हो जाएगा 90 का। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा फिजिक्स इको का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन पूरा होता है। आई होप इस सॉल्यूशन से आपने काफी कुछ सीखा होगा और अपने कंसेप्ट क्लियर किए होंगे। तो इसी तरह से सीएलसी की टेस्ट सीरीज से जुड़ते रहिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए ताकि आपकी नीट में रैंक और इम्प्रूव हो सके। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।